जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ प्रमुख अपडेट्स को लेकर के जो डिफेंस के गलियारे से आई हैं। आइए पहले अपडेट के बारे में जान लेते हैं। हमारी पहली अपडेट भारतीय वायुसेना से है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को पहली बार मिसाइलों से लैस राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें जारी की हैं। और ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि लद्दाख से निकल के आई है। जी हाँ, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के साथ लैस थे और इन्हें लद्दाख के आसमान में देखा गया। पिछले साल सितंबर में ही राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, जिसमें से कई विमान अब भारत आ चुके हैं। पहले राफेल लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए एक सेरेमनी भी आयोजित की गई थी, जिसको लेकर के आपको हमने अपडेट्स में बताया भी था। फिलहाल यहाँ पे 2021 के आखिर तक भारत में जो राफेल विमानों की पूरी खेप है वो पहुंच जाएगी और भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें एक अविश्वसनीय जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। यही नहीं, आपको बता दें कि बहुत जल्द ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत एडिशनल राफेल जेट्स की जो डील है वो साइन कर सकता है फ्रांस के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें फ्रेंच मीडिया में इस चीज को लेकर के जो मीडिया कवरेज है वो काफी तेजी से आगे बढ़ी है, जहां पर यह दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना अपनी मौजूदा जरूरतों को देखते हुए जो एडिशनल राफेल जेट्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस कर सकती है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो ऑर्डर होगा ये राफेल F3R स्टैंडर्ड के होंगे या फिर F4 स्टैंडर्ड के, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना जो राफेल विमान को रिसीव कर रही है वो F3R स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन अब खुद फ्रांस अपनी वायुसेना के लिए जब F4 स्टैंडर्ड के राफेल को डेवलप कर रहा है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है और डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कयास भी इस बात का लगाया जा रहा है कि जो F4 स्टैंडर्ड के राफेल जेट्स हैं वही भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि F3R में और F4 स्टैंडर्ड में बेसिकली मोटे मोटे अंतर क्या हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो सबसे बड़ा जो अंतर इनमें है वो है इनकी एवियोनिक्स का, दूसरा इनके रेडार का, तीसरा इनके कॉकपिट का, चौथा इनकी हेलमेट माउंटेड साइट का और फिर इनका जो स्ट्राइक पैकेज है जिसमें अलग अलग मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो शामिल हैं। यही नहीं, इसके इंजन में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं और कहा यह जाता है कि F4 स्टैंडर्ड का जो इंजन होगा उनका इंफ्रारेड जो सिग्नेचर होगा वो काफ़ी कम होगा F3R के तुलना में, क्योंकि अब ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अपने श्रेणी में ये सर्वश्रेष्ठ बनने का दम तो रखते हैं। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट एक ऐसे देश को लेकर के है जो लगातार अपने विस्तारवादी नीति और अग्रेसिव रवैये के कारण सुर्खियों में बना रहता है और वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन अब चीन की इसी विस्तारवादी नीति से परेशान होकर के उसके जो पड़ोसी देश हैं वो ऊब चुके हैं और उसे जवाब देने की फिराक में लगे हैं। लेकिन अब जापान पहली बार अपने F-35B फाइटर जेट्स को तैनात करने का फैसला कर चुका है। इसकी मदद से जापान चीन सेना के संभावित खतरे से निपटने की तैयारी करेगा। सोर्सेस की तरफ से जो बताया गया कि पहला F-35B जेट दूर दराज के द्वीपों की रक्षा के लिए दक्षिणी मियाजाकी प्रांत में एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के न्यूता बारू एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। यह हवाई क्षेत्र विवादित डियाओ द्वीप से तकरीबन 1030 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जिस पर चीन अपना दावा करता आया है। हालांकि यह द्वीप जापान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसे सेनाकाकू द्वीप के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में चीनी कोस्ट गार्ड्स ने डियाओ के नज़दीक गतिविधियों को तेज़ किया है। यह टोक्यो के लिए किसी संभावित खतरे से कम नहीं है। जापान का इस द्वीप पर साल 2012 से कंट्रोल रहा है। टोक्यो की चिंताओं को जाहिर करने के लिए जापान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कंफर्म किया कि हैक वॉरशिप्स के साथ चीनी एयरक्राफ्ट नियाओइंग मियाको और ओकिनावा द्वीपों के पास देखे गए और यह एक साल में पहली बार था जब इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्पॉट किया गया था। हालांकि वॉरशिप ने जापान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी। आपको बता दें कि F-35B यूएस नेवल फाइटर जेट है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। जापानी पायलटों ने अब F-35B फाइटर जेट पर ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है। इनमें से प्रत्येक की लागत 13 बिलियन येन यानी कि $117 मिलियन की है। अगर हम बात करें
तो पहले F-35B स्क्वाड्रन में 18 विमान शामिल होंगे। वहीं जापान की कुल 32 जेट खरीदने की योजना है। जापान के डाइटो बंका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर गेरेन मुलाय जो कि रक्षा मुद्दों में काफ़ी माहिर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि F-35 के आने के बाद जो स्थिति है जापान की वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से है। भारतीय थल सेना खुद को ज़्यादा आधुनिक और कारगर बनाने की तैयारी में है। भारतीय सेना में अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और उससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीक देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में तकरीबन 14 लाख सैनिक हैं और ये संख्या बल में केवल चीन से पीछे हैं। अब इनमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं। इससे सरहद पर तैनात सैनिक को बेहतर हथियार और नए उपकरण मिल पाएंगे। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपने रिपोर्ट में जो सदन में प्रस्तुत की थी उसने इस बात का जिक्र किया था और रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके से युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी और उसे अपने सारे इंतज़ाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी ज़रूरतें रह नहीं गई हैं, जिससे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब इन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे अगर टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है तो उसे मरम्मत के लिए टाटा की वर्कशॉप में भेजा जा सकता है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में जो पैसे हैं वो खर्च कर सकेगी। फिलहाल जो कुछ भी हो, सेना का जो ये कदम है इसे काफ़ी अच्छा और कुछ लोगों की नज़र में काफ़ी बुरा माना जा रहा है। इसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सेना समझदार है। सेना को पता है कि देश की रक्षा के लिए क्या ज़रूरी है और सेना इसी क्षेत्र में जो कदम है वो उठाने के लिए अग्रसर है। हमारी अगली अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको खुश भी कर सकती है, क्योंकि ये अपडेट भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत काफ़ी बड़ा स्टेप हो सकता है। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, ने निजी क्षेत्र के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणाली विकसित करने के साथ साथ इनका उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। DRDO के अधिकारियों ने बताया कि डेवलपमेंट प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम के तहत निजी क्षेत्र को मिसाइल सिस्टम विकसित करने और फिर उसका उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रारंभिक कार्यक्रम के तहत जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित किया जाना शामिल है। इसके साथ ही साथ भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास मिसाइल का बड़ा बाजार मौजूद है। DRDO के इस फैसले को निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हाथों हाथ लिया है। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत कम रेंज की ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के निर्माण के लिए कई जो बोलियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। DRDO का यह प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत जटिल सैन्य प्रणाली विकसित करने में सक्षम होने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग में या निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको तैयार करने की जो यहाँ पे योजना है उसे कार्य पर लाया गया है। तो फिलहाल की अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।